बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन लेक्चर फर्स्ट ईयर क्लास। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था क्वांटम नंबर्स, और हम आपको क्वांटम नंबर दूसरा पढ़ा रहे थे। पहला क्वांटम नंबर हमने आपको पढ़ा दिया था जिसका नाम प्रिंसिपल था। उसके बाद हमने आपको एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताना था। तो मैंने एक बात वहाँ पे शेयर की थी कल कि जब आप स्पेक्ट्रल लाइंस को हाई रेजोल्यूशन पावर में देखते हैं, यानी अच्छी मशीन के अंदर देखते हैं, तो हर एक लाइन के अंदर और बहुत सारी लाइंस होती हैं जो हमें आँख से नज़र नहीं आती, मगर हाई रेजोल्यूशन हाई रिजॉल्विंग पावर वाली मशीन में देखने से हमें नज़र आती हैं। तो ये जो एक लाइन है इसके अंदर और छोटी छोटी जो लाइनें हैं वो क्यों होती हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि एक शेल के अंदर कुछ सब शेल होते हैं। जैसे एक घर के अंदर कुछ कमरे होते हैं, लाइक दैट एक शेल के अंदर कुछ सब शेल हुआ करते हैं। ठीक है, एक मिनट में ज़रा इसकी टाइमिंग सेट कर लूँ। स्लाइड शो ये हो गया। आओ आप जी। तो शेल के अंदर होते हैं सब शेल, और इन सब शेल को कौन एक्सप्लेन करेगा? इन सब शेल के बारे में हमें जो बताएगा उसे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, और उसको एल से जाहिर कराते हैं। और ये भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का सेट रखते हैं। एल इज़ इक्वल टू 0 1 2 3। पिछले केस में एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई थी, इधर एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ करेगी, क्योंकि ऐसा ही होता है कि एल की पहली वैल्यू कौन सी है? वो 0 होती है। ठीक है मेरे बेटे। और ये सब शेल कौन कौन से होते हैं? तो 4 तरह के सब शेल प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप के सब शेल। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 4 तरह के सब शेल कौन कौन से होते हैं। एस पी डी एफ, इनको सब शेल कहते हैं। 4 सब शेल हैं। एस से शार्प, पी से प्रिंसिपल, और डी से डिफ्यूज्ड, और एफ से फंडामेंटल। हमने पुरानी क्लासेस में इनके सिर्फ शॉर्टकट सिंबल देखे थे, एस पी डी एफ। आज हमने नाम भी सीख लिए कि एस का मतलब शार्प होता है, शार्प सब शेल, प्रिंसिपल सब शेल, डिफ्यूज्ड सब शेल, फंडामेंटल सब शेल। ये इनके नाम होते हैं। क्या होते हैं मेरे बेटे? इनके नाम होते हैं। ठीक है। और इनकी शेप्स भी होती हैं, यानी जो एस सब शेल है
उसकी शेप होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब गोल होती है, ऐसे एस सब शेल की। और जो पी सब शेल है उसकी डम्बेल लाइक होती है, ये देखें इस तरह से डम्बेल, जैसे एक्सरसाइज की जाती है ना डम्बेल से, इस तरह से पी सब शेल की। और जो डी और एफ हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब उनकी शक्लें काफ़ी मुश्किल होती हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, उनको हम अपने से ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये ज़रा समझ लीजिएगा कि अगर एल की वैल्यू ज़ीरो हो तो एस सब शेल होता है। ये जैसे हमने कल आपको बताया था कि एन की वैल्यू 1 हो तो के होता है, ऐसे ही अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सब शेल होगा और इसकी स्फेरिकल शक्ल होती है। और अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल होगा और इसकी शेप जो है वो डम्बेल होती है। अगर एल इज इक्वल टू 2 होगा तो डी सब शेल होगा और इसकी शेप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसी तरह। तो ये सारा जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया गया कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो k शेल होता है और l की वैल्यू 0 होती है। मैं इधर आपको एक बात समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मेरे बेटे। अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है 1 है, ये नोट कर लीजिए, तो l की वैल्यूज़ होंगी सिर्फ एक वैल्यू होगी, यानी 1 का मतलब एक अदद वैल्यू होगी। अच्छा, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की दो वैल्यूज़ होंगी। l की कितनी वैल्यूज़ लिखेंगे, दो वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी 2 दो अदद वैल्यूज़ लिखेंगे। और अगर n की वैल्यू 3 होती है तो l की जो है वो 3 अदद वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी कि 3 THREE। ठीक है मेरे बेटे, आओ इसको मैं समझाता हूँ। देखें n की वैल्यू जो है, परमिशन तो दें, कहाँ से होती है परमिशन, रिकॉर्ड मीटिंग इंफॉर्मेशन एनेबल, पता नहीं बेटे, मैं पूछने की ज़हमत ही नहीं की, पता ही नहीं है मुझे। मैं अच्छा खुद रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ इधर से। ठीक है, तो ये ज़रा गौर करिएगा, ये अहम पॉइंट है। n की वैल्यू अगर 1 हो तो l की एक अदद वैल्यू होती है, और l की एक अदद वैल्यू का मतलब है l की पहली पहली वैल्यू। l की पहली पहली वैल्यू कौन सी होती है 0, और l की दूसरी वैल्यू कौन सी होती है 1, l की तीसरी वैल्यू कौन सी होती है 2, ऐसे चलते हैं ना। तो आओ देखो, अगर n की वैल्यू 1 है तो घर कौन सा है, शेल कौन सा है, कि ये शेल है, तो l की कितनी वैल्यूज होंगी, सिर्फ एक वैल्यू। एक वैल्यू का मतलब है एक अदद वैल्यू, और पहली पहली वैल्यू एक अदद वैल्यू कौन सी होती है 0 होती है। अगर l की वैल्यू 0 हो तो कौन सा सब शेल होता है, s सब शेल होता है। और हम इसे यूं लिखेंगे कि 1s। 1s क्यों लिखा, s के साथ 1 क्यों लिखा, 1 हम n की वैल्यू लिखा करते हैं, 1s का मतलब है पहले घर का पहला सब शेल। ठीक है मेरे बेटे, ओके हमदान, थैंक यू। तो उसके बाद मेरे बेटे n is equal to 2, n is equal to 2, so l will be, l शेल होगा। अगर n की वैल्यू 2 होगी शेल l होगा। और मैंने कहा अगर n की वैल्यू 2 हो तो l की दो अदद वैल्यूज आएंगी। दो अदद वैल्यूज का मतलब है पहली वैल्यू है l इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू है l इज इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको बताया कि l अगर 0 हो तो s सब शेल होता है, l की वैल्यू अगर 1 हो तो p सब शेल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब l एक ऐसा घर है, l एक ऐसा सब, l एक ऐसा शेल है जिसमें दो सब शेल हैं, s भी है और p भी है, और दोनों का नाम क्या होगा 2s 2p। क्यों, क्योंकि s और p के साथ ये जो 2 लगा हुआ है ये n वाली वैल्यू लगाया करते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की m शेल होगा और l की 3 अदद वैल्यूज होंगी, l इज इक्वल टू 0, l1, l2। अगर l की वैल्यू 0 हो तो s सब शेल, फिर p सब शेल, और l की वैल्यू 2 हो तो d सब शेल। इसी तरह आप ये n की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आखिरी बात इस के हवाले से करूँगा, वो ये है कि एक, अब आपने ये बताना है कि किस ऑर्बिटल में कितने, सॉरी, किस
किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समाने की गुंजाइश है, किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये देखना है। जैसे हमारे एक कमरे में मैक्सिमम 2 बंदे समा सकते हैं, या 10 बंदे या 6 बंदे, तो ऐसे ही इनकी कैपेसिटी होती है। तो एक फार्मूला है 2 × 2l+1। इस फार्मूले में आप l की वैल्यू डालते जाएं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं। जब इस फार्मूले में आप l की वैल्यू 0 डालते हैं तो s सब शेल कहलाता है। उसके लिए इस फार्मूले को सॉल्व करें ना, 2 जवाब आता है, 2 जवाब आप करके देख सकते हैं। l की जगह 2 पुट कर दे, जवाब 2 आएगा। और अगर l 1 है तो 1 की जगह 6 जवाब आएगा, l 2 है तो जवाब 10 आएगा, l 3 है तो जवाब 14 आएगा। इसका मतलब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। ये था एज़्म्यूथल क्वांटम नंबर, जिसके बारे में हमने आपको सिखाया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं और फिर जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट एक टॉपिक होगा, फिर उसके बाद छठा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इसको m से जाहिर करते हैं। ये एक और क्वांटम नंबर है। अब बूहर के डिफेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बूहर के डिफेक्ट, उसमें एक बात पढ़ाई जाती थी, अब शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मुझे याद भी नहीं है, कि एक हाइड्रोजन का एटम है, वो एक्साइटेड स्टेट पर है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले शेल में पहुंचा हुआ है। तो जब वो वापस आएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या निकलेंगी? लाइट निकलेगी। और जब हम उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वो स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रम होगा, लाइंस होंगी। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को, जिसका स्पेक्ट्रम बनने जा रहा है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो इसकी एक लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाएगी, एक लाइन में और लाइनें आ जाएंगी। तो ये और लाइनें आने का मकसद क्या है? और लाइनें आने का मकसद ये है कि ये जो m है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स की। इन स्पेस ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि जैसे मेरे बेटे एक कमरे के अंदर 4 पाइयाँ होती हैं, इसी तरह s p d f सब शेल हैं। इनके अंदर वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रहने के चांस 95% होते हैं, उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं। मैं इसको 4 पाई का बेड का नाम देता हूँ जो कमरे के अंदर होती है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करेगा। किसको एक्सप्लेन करेगा? ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करेगा। यानी सब शेल के अंदर जो होते हैं उन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। और m की जो वैल्यूज हैं वो स्टार्ट होती हैं 0 से, +-1, +-2, +-3, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ m डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ l। जाहिर सी बात है कि m की वैल्यू l पे डिपेंड करेगी। रूम का पता होगा तभी तो आप बेड का पता कर पाएंगे कि किस जगह पर इलेक्ट्रॉन जाके बैठते हैं, खाते पीते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप इधर से देखिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर l 0 होता है तो s सब शेल होता है, ये आप जानते हैं। और m की जो है वो एक अदद वैल्यू होती है, एक अदद वैल्यू, m = 0, ठीक है। एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ क्या इधर कोई वो फार्मूला शेयर किया है स्लाइड बनाने वाले ने। हाँ जी, बिल्कुल शेयर किया है। मैं पहले ये फार्मूला आपको बताऊंगा। ये फार्मूला है मेरे बेटे 2l+1, 2l+1। इस फार्मूले से आप m की वैल्यूज निकाल सकते हैं। यानी अगर l = 0 आता है तो इस जगह पे 0 पुट करें तो m की जो वैल्यू है वो पता क्या आएगी? वो आएगी एक अदद वैल्यू आएगी। और अगर l की वैल्यू 0 पुट करें इस फार्मूले में, l की वैल्यू 1 पुट करें तो m की वैल्यू 2 अदद आएंगी। 2 अदद का मतलब समझते हैं? यानी पहली 2 वैल्यूज TWO2, बल्कि सॉरी एक मिनट, इधर मैं जब 1 पुट करता हूँ तो 2 एकम 2 और 1 3 वैल्यूज आएंगी मेरे भाई।
परेशान नहीं होना, ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स इन सब शेल। और अगर L इज इक्वल टू 2 है तो D सब शेल होगा ना, D, और अगर इधर मैं 2 पुट करूं तो आंसर आएगा 5। कितना आएगा? 5, यानी 5 अदद वैल्यूज आएंगी। ये पीछे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर L की वैल्यू 0 है तो M की सिर्फ पहली वैल्यू आएगी। M की पहली वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। M की पहली वैल्यू 0 होती है। और अगर ऐसा आ जाए L की वैल्यू 1 है तो P सब शेल है तो M की 3 वैल्यूज आएंगी। मेरे भाई 3 वैल्यूज कौन सी हैं? पहली वैल्यू है 0, दूसरी है +1, तीसरी है -1। 3 हो गई ना, तो P सब शेल हैज 3 डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल यानी P वाले सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों की एनर्जी सेम है, इसलिए तीनों को डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे कि हमारे एक रूम में एक जैसी चारपाइयाँ पड़ी हों तो हम कह देते हैं तीनों चारपाइयाँ एक जैसी हैं, तो तीनों ऑर्बिटल एक जैसे हों तो उनको डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। फिर अगर आप L की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो D सब शेल कहलाता है। उसके लिए M की 5 वैल्यूज आएंगी। उस फार्मूले में आप पुट करके देख सकते हैं जो 2L + 1 वाला है। पहली वैल्यू 0 होती है, दूसरी +1, -1, +2, -2, तो ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल रखता है। इसी तरह F की 7 वैल्यूज आती हैं, 0, +, -1, +, -2, +, -3, ये 7 वैल्यूज बनती हैं, सारी काउंट कर सकते हैं। और 7 वैल्यूज है तो इसीलिए 7 सब शेल F सब शेल हैव 7 और डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है। The whole discussion shows that magnetic quantum number determine the orientation of orbital, so it is called orbital orientation quantum number। एक चीज़ इन्होंने मिस की हुई है, इधर नहीं लिखी बल्कि लिखी हुई है, सॉरी। इन्होंने कहा है कि ये जो P सब शेल है ना, इसके 3 ऑर्बिटल हैं। एक px है, एक py है, एक pz है। यानी एक p x एक्सेस पे होता है, एक y एक्सेस पे होता है और एक z एक्सेस पे होता है। ये एक्सेस पे होना इसको ओरिएंटेशन कहते हैं या स्पेस ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है तरतीब, यानी कि ये 3 ऑर्बिटल हैं। p एक ऐसा सब शेल है जो 3 तरह का होता है या जिसके अंदर 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz, x एक्सेस पे, y एक्सेस पे, z एक्सेस पे। तो इसको ओरिएंटेशन भी कहते हैं, स्पेस ओरिएंटेशन। और इसी तरह जो d है वो भी 5 होते हैं ना ऑर्बिटल, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। इन्हें आपने याद करना है। ये 5 चारपाइयाँ हैं जो D वाले कमरे में होती हैं। S की वैल्यू 0 थी ना, तो S के अंदर कोई और ऑर्बिटल नहीं होता। S खुद सब शेल भी है, ऑर्बिटल भी है, खुद सब शेल भी है, ऑर्बिटल भी है। द लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को S से जाहिर करते हैं। 1925 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम गाउड स्मिथ एंड उलन बेल्च था, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है फर्ज कर लें, तो ये अपने दायरे में तो है, इस तरह भी घूमता है ये। इसके अलावा ये स्पिन मोशन करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको सेल्फ रोटेशन भी कहते हैं, यानी खुद ब खुद अपने एक्सेस के गिर्द घूमना। ये क्लॉकवाइज भी घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। हाँ, जब बॉन्ड बन जाता है या 2 इलेक्ट्रॉन जब जोड़े की फॉर्म में होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है। और इनका जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, hence a magnetic moment, hence opposite magnetic fields are degenerate by the clockwise and anti-clockwise and duplet line structure। जब आप हाई रेजोल्यूशन पावर में देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की जो मतलब स्पेक्ट्रम की एक लाइन है वो 2 लाइनों पर मुश्तमिल होती है और दोनों लाइनें अलग अलग होती हैं, थोड़ा स्पेस पर होती हैं। आप कहेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में भी ऐसा ही था कि एक लाइन में बहुत सारी लाइनें थी, वो और चीज़ होती है। ये एक लाइन सिर्फ 2 लाइनों पे डिपेंड करती है, यानी एक लाइन के अंदर 2 लाइनें होती हैं। वहाँ पे तो एक लाइन के अंदर सेवरल लाइंस थी और वो क्लोजली स्पेस्ड थी। ये वाइडली स्पेस्ड हैं, ये दूर होती हैं। सिर्फ 2 लाइनें, एक लाइन क्लॉकवाइज मोशन को शो करती है और दूसरी लाइन एंटी क्लॉकवाइज मोशन को शो करती है। मेरे बेटे फर्ज करें ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आपस में इकट्ठे रह रहे हैं। बच्चे आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में रहा करते हैं।
कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पेयर की फॉर्म में आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। बेटा ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है। अब जब कोई चार्ज घूमता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जो कि नॉर्थ से साउथ में एंटर होती है, ये बात आप जानते हैं। तो इसके लिए एस की वैल्यू होती है हाफ प्लस हाफ, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो प्लस हाफ वैल्यू एस की। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो साथ में होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो इसलिए उसकी माइनस हाफ। हाफ हाफ क्यों की कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव साइन की तरफ, मतलब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा नेगेटिव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के असर को कैंसिल कर देगी, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, ना ही अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ये मैं कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ, कुछ मैं मजीद आपको पढ़ाता हूँ। एज़म्यूथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है शेप्स का। तो मेरे बेटे शेप्स जो होती हैं वो पहला सब शेल जो है एस है, उसकी शेप होती है स्फेरिकल, गोल होती है। आए अभी आपको दिखाएंगे भी सही। तो ये देखें, ये है, देखें वाओ, 1s ऑर्बिटल। ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये जैसे बॉल नहीं होती, बॉल फुटबॉल, सेम वैसे गोल होता है, दरमियान में न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है। ऑर्बिटल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन ये नीचे सर ने लिखी है, द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। सॉरी एक मिनट, आप ना ऑर्बिटल की डेफिनेशन पीछे आपकी बुक में मौजूद है, मेरे से सुन लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पेस इन विच चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी भी चांस को कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज 95%। ठीक है। द स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की का चांस मैक्सिमम हो, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है। अब ऑर्बिटल पहला होता है 1s, शक्ल आपके सामने है। 2s को देखें, ये रेड वाला। 3s को देखें, ये माशाल्लाह ये ग्रीन वाला, ये सारा, यानी इस जगह पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कितनी ज़बरदस्त बात है, देखें कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ होगा, तो इसे 3s कहेंगे। देखें हैं सारे स्फेरिकल मगर साइज बढ़ता जा रहा है, 1s 2s 3s। ठीक है। ऑर्बिटल। अब ज़रा गौर कीजिए, ये दरमियान में जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रही है ना, ये जगह, ये रेड और ग्रीन के दरमियान ये वाली वाइट जगह, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इस जगह को नोडल प्लेन या नोडल सरफेस कहते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नोडल प्लेन या नोडल सरफेस। आप कहेंगे 2 3 4 ऑर्बिटल्स के दरमियान वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस बिल्कुल 0 होता है, उस जगह को नोडल प्लेन का नाम दिया जाता है। शेप्स ऑफ पी सब शेल, पी सब शेल की शेप जो है ना वो डम्बल लाइक होती है, मैंने आपको बताया है। और 3 सब शेल होते हैं इसके, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये आप देख सकते हैं। आपने ऐसे ही बनाना है। अगर आपको मसला हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ये मेरे वाला तरीका याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आप ना ऐसे 2 क्रॉस लगा लें, फिर ये तीसरा क्रॉस लगा लें, सॉरी दरमियान में, मतलब इस जगह पे ना तीसरा क्रॉस लगा लें। एक मिनट जी। तो ये जब आपने तीसरा क्रॉस लगा लिया तो अब आपने क्या करना है, इसको आप कह दें एक्स एक्सेस, इसको आप कह दें वाई एक्सेस, इसको आप कह दें जेड एक्सेस। अब पी एक्स बनाना है तो एक्स एक्सेस के ऊपर बना दें, ये देखें 2 लोग बन गए। अगर पी वाई बनाना है तो फिर दोबारा ऐसे बनाएं, और मैं साइड पे बना देता हूँ ऐसे करके ना, ऐसे लगा के। तो पी वाई बनाना है तो वाई एक्सेस पे बनाएं ऐसे, और अगर पी जेड बनाना है तो जेड एक्सेस पे बनाएं, तो ये ज़रा आसान हो जाएगा। पी एक्स पी वाई पी जेड, डम्बल लाइक से। डी सब शेल, डी सब शेल होते हैं 5 तरह के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये कैसे बनते हैं इनको भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये देखें, ये इधर तो बने हुए हैं, मगर इनको अगर क्लास में होता तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा देता, मगर अभी भी मैं आपको समझा सकता हूँ। ये देखें, ये आप सबसे पहले ऐसे लगा लीजिए, 1 2 3 4
5, ठीक है। अब ये है डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, ये है डी जेड एक्स, ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, हाँ जी डी वाई जेड रहता है बस। यस, शेप लाजमी बनानी है, अदरवाइज जो है अभी आसान है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी आपको बना देता हूँ। अच्छा ये देखें, ये पहले नाम लिख लें, देखें एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, और इधर क्या लिखेंगे डी, ये लॉन्ग में आता रहता है सवाल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप जरा तवज्जो करेंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, एक्स वाई सब के लिए आपने इस जगह पे एक ऑर्बिटल बना लेना है, सब के लिए। किस जगह पे, अभी बताते हैं आपको, इस जगह पे ऐसे एक लोब बना देना है, बन गया। इधर भी आपने एक लोब बना देना है, बन गया। इधर भी एक आपने लोब बना देना है जहाँ पे लाइन नहीं है, बन गया ना सब के लिए। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये बनाने के बाद आप ऐसा करें कि अब आपने ये करना है एक्स और वाई के दरमियान बनाना है। वेयर इज एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों के दरमियान बनाओ। कहाँ है जगह, ये जगह, ये ऐसे एक्स और वाई के दरमियान, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, मेरा सारा टाइम इधर चला गया, ये वाई है, ठीक है। अब क्या है, जेड और एक्स के दरमियान बनाए। वेयर इज जेड एंड एक्स, ये एक्स है ये जेड है, ये जगह है दरमियान वाली, इधर दो लोब बना दीजिए, ये शक्ल बन गई। और इस तरह वाई और जेड के दरमियान बनाए। वेयर इज वाई जेड, ये जेड है, ये वाई जेड है, ये लो ऐसे बना दीजिए, ये बन गई ऊपर वाली शक्ल। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनाना है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक हो गया, ये एक्स पे हो गया, वाई स्क्वायर पे ऊपर वाई पे बनाते हैं, यानी एक्स और वाई पे बनाते हैं, बस एक्स और वाई पे बनाते हैं। और डी जेड स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जेड के ऊपर ऐसे लोब बना दीजिए दो, और दरमियान में गोल दायरा बना दीजिए ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये है जनाब स्ट्रक्चर्स, तो ये मैंने कोशिश तो की है, और ये इधर भी बने हुए हैं, मगर ये वाले आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो मेरे वाले आप बना लीजिएगा, ठीक है मेरे बेटे। ओके, नेक्स्ट इज द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। ओके मेरे बेटे, नाउ आई एम गोइंग टू फॉर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब समझते हैं कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, माय फेवरेट चैप्टर है ये। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स विच होल्ड टुगेदर टू आर मोर एटम्स आर आइंस टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड। तो ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को या दो आइंस को आपस में जोड़े रखे, आपस में मिलाए रखे, और एक लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स दे, यानी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए। तो ऐसी फोर्स को, ऐसी अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड होते हैं। काजेस ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है ये आपको बताना है। काज ऑफ केमिकल बॉन्ड, देखिए मेरे बेटे, दुनिया में हर चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। और स्टेबल, अब केमिस्ट्री की दुनिया में जो चीज़ स्टेबल है वो हैं सिर्फ नोबल गैसेस। तो हर एक चीज़ अपने आप को, हर एक एटम, हर एक पीरियोडिक टेबल का एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए नोबल गैसेस के जैसा होना चाहता है। तो वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपनाना चाहता है कि जैसी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, नोबल गैसेस की भी वैसी ही जैसे नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, वो चाहता है कि हमारी भी वैसी ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाए टू गेट स्टेबिलिटी।
क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल हैं, तो हर कोई अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो नोबल गैसेस की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा? देखिए, कुछ एक ऐसे होते हैं जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट करते? क्योंकि इनके आखिरी शेल कंप्लीट होते हैं, इनको ना इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती होती है, इसलिए ये नोबल हैं, शरीफ हैं, ये नॉन रिएक्टिव है, ये इनर्ट हैं, ये रिएक्ट नहीं करती गैसें, नोबल गैसें। हम अगर कुछ इनके कंपाउंड बनाए जाते हैं ज़बरदस्ती, जैसे कि जीनान डाईफ्लोराइड, जीनान टेट्राफ्लोराइड, जीनान ऑक्सीडाईफ्लोराइड, जीनान ट्राईऑक्साइड, तो ये नाम जो है आपने याद रखने हैं। तो ये सिर्फ यही बनाते हैं। कभी कभी MCQ आ जाता है कि ये कौन कौन से कंपाउंड हैं जो नोबल गैसें बनाती हैं, तो जीनान के कंपाउंड बनाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है ऑक्टेट रूल। The tendency of an atom to attain a maximum of 8 electron in the valence shell is known as octet rule. किसी भी एटम की अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कैपेसिटी को ऑक्टेट रूल कहते हैं। जैसे हम मुसलमान कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं, तो फिर ये भी एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं तो ये जनाब स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ऑक्टेट रूल का नाम दिया जाता है। तो आए आगे चलते हैं। ऑक्टेट रूल एक होता है डुप्लेट रूल। अपने लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में the tendency of atom to attain 2 electron in the valence shell is called duplet rule. अगर आखिरी शेल में, यानी कि पहला शेल जो आखिरी शेल बनता है हाइड्रोजन के लिए, उस 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा तो डुप्लेट रूल, अगर 8 पूरे करेगा तो ऑक्टेट रूल कहलाएगा। अब देखें, मैं आपको सोडियम के बारे में बताता हूँ। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो सोडियम का शेल कुछ इस तरह से होगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में मेरे बेटे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरे शेल में 1, 2, 8 और 1 11 हो गए। ठीक है, अब सोडियम का एटम स्टेबल नहीं है। अब क्या करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। जब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है सोडियम, तो फिर इसके आखिरी वैलेंस शेल ये वाला बन जाता है दूसरा। तो अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 आ गए। तो इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? नियान के 10 होते हैं। अब इसने अपने आप को नियान जैसा बना लिया है। नियान स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। इसी तरह क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा था वो इलेक्ट्रॉन ये हासिल कर लेता है, और इसका आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2, 8 और 8 18 हो गए। तो अब Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब Cl ने अपने आप को आर्गन जैसा बना लिया, सोडियम ने अपने आप को नियान जैसा बना लिया। दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉलो की नोबल गैसेस की, और एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसकी वजह से इन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया। जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बॉन्ड बनाने पे मजबूर हो गए। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन्होंने क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ा भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर भी किया जा सकता है, गेन भी किया जा सकता है। जैसे कि NH में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है NH में इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है H के साथ। ठीक है मेरे बेटे, ओके। HF में भी शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे कि PF5 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, SF6 भी नहीं करता, ये MCQs आता है, BCl3 भी नहीं करता। आप खुद देखें, PF5 का मतलब है P के साथ 5 बॉन्ड बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? P के साथ 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 7 2 4 6 8 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन हमें नहीं चाहिए, हमें तो 8 चाहिए। ये MCQs आता है, याद रखिएगा।
उसके बाद है जनाब ये वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, इसको भी आप बल्कि तो पढ़ानी चाहिए थी 1S2 2S1। चले मैं इंशाल्लाह 18 तारीख तक मेरे पेपर हो रहे हैं, उसके बाद मैं लेक्चर्स कुछ अपलोड करूँगा, ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, ज़रूर करूँगा, अल्लाह मुझे तौफीक दे तो उसमें ये कमी पेशी जो है वो मैं पूरी कर दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फार्मेशन, कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग एटम्स फॉर्म बॉन्ड लीड टू डिक्रीज इन एनर्जी। याद रखिएगा, जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जब वो करीब करीब आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को तो उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ये जो ग्राफ है ये आपको सारी बातें समझा देगा। देखें ये एक्स एक्सेस है, इस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ले रखी है, यानी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम है। और इस जगह पे हमने एटम ले रखे हैं जिन्हें हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। एटम एटम एटम, यह हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये बहुत दूर हैं एक दूसरे से, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये है। इसको इधर से मिलाकर आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा नीचे आए तो करीब हो गए, थोड़ा सा करीब हो गए, जब करीब हुए तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी और कम हो गई। फिर मज़ीद थोड़ा सा करीब हुए तो और नीचे आ गए, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। फिर और थोड़ा सा करीब हुए तो और भी करीब हुए तो और भी ये नीचे आ गए, तो नीचे आ रहे हैं, करीब होते जा रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं। नीचे आने का मकसद इनकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। एक ऐसा वक्त आता है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। जब बॉन्ड बनता है तो इधर से लेकर इधर तक जितनी एनर्जी इनमें थी वो सारी एनर्जी ये रिलीज कर देते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 436 किलो जूल पर मोल। और ये माइनस साइन बताता है कि जब ऊपर से नीचे आए ये दोनों एटम तो इनसे ये एनर्जी रिमूव हुई है, ये एनर्जी निकली है। एक और बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब दो एटम करीब आते हैं तो उन पे दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन का, वो रिपेल भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो दोनों अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट हो जाए तो वो एक दूसरे को धक्के मार के बॉन्ड ही बनाते दूर दूर चले जाते हैं। हाँ, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होगी तो बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है मेरे बेटे। और उसके बाद इन दोनों के दरमियान के न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है वो 75.4 होता है, और ये क्या है मेरे ख्याल 74 नहीं 75.4 होता है। इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस। जी सर, मैं छोड़ रहा हूँ क्लास। इसे बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं, बॉन्ड कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं। ये सारी बातें आपने याद रखनी है, मैंने आपको बता दी। आपके सर आ गए हैं, कल इंशाल्लाह हम एटॉमिक साइज से बात आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप कोशिश कीजिएगा इसे अच्छे से पढ़ने की, ना समझ आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।